हेलो दोस्तों, आज है 9 जून 2024 रविवार का दिन, छुट्टी का दिन। हैप्पी संडे आप सभी को। हिंदी तिथि ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। कर्मचारियों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं और बहनों के लिए, बुजुर्गों के लिए, किसान भाइयों के लिए। किसान सम्मान निधि में 2000 रुपए की बढ़ोतरी से जुड़ी खबर भी जानेंगे और भी कई आम जनता से जुड़े बड़े फैसले हैं। आचार संहिता हटने के बाद अब राज्यों की ओर से तमाम तरह के अपडेट्स और घोषणाएं भी मिलने लगी है ना। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाला और बहुत मजा भी आने वाला है। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। नरेंद्र मोदी आज 9 जून 2024 की शाम 7:15 बजे लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। बताया जा रहा है कि मोदी के साथ एनडीए के 14 सहयोगी दलों के 18 सांसद भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। वहीं यह भी माना जा रहा है कि 3 दर्जन से अधिक सांसद मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। टीडीपी और जेडीयू से 2-2 और शिवसेना से 1 कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि इसके अलावा एनसीपी, एलजेपी और जेडीएस के कोटे से भी कैबिनेट मंत्री शपथ ले सकते हैं। वहीं जेडीयू नेता केसी त्यागी ने यह दावा किया कि नीतीश कुमार को इंडिया ब्लॉक से पीएम बनाने का ऑफर मिला था, मगर उन्होंने ठुकरा दिया क्योंकि अब पीछे देखने का सवाल ही नहीं है। दिल्ली में आज कई जगह रोड भी बंद रहेंगे, डायवर्सन जारी रहेगा। पीएम मोदी के शपथ समारोह को लेकर दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। बताया जा रहा है कि मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में 7000 लोगों को न्योता भी दिया गया। इन्विटेशन कार्ड की तस्वीर भी सामने आई है। बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, नेपाल, मॉरिशस और सेशेल्स के शीर्ष नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में 7000 लोगों को न्योता भेजा गया, कुछ में 8000 की खबरें भी है। पीएम मोदी को बधाई देने पर भारत ने चीन को धन्यवाद दिया, कहा कि आपसी सम्मान के साथ संबंध सामान्य होंगे, है ना। और जेडीयू का दावा कि इंडिया से नीतीश को पीएम का ऑफर मिला। केसी त्यागी ने कहा कि सीएम ने प्रस्ताव ठुकराया। उन्होंने एक निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि सीएम ने इंडिया ब्लॉक से आए इस ऑफर को ठुकरा दिया है, वो एनडीए के साथ बने रहेंगे। वहीं इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को ऑफर किया प्रधानमंत्री पद। जेडीयू के इस दावे पर कांग्रेस ने भी जवाब दिया है। शनिवार को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। वहीं बड़ी खबर है, सोनिया गांधी कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष चुनी गई है। राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष का नेता बनाए जाने की मांग है। फिलहाल सोनिया गांधी को कांग्रेस संसदीय दल का अध्यक्ष चुन लिया गया है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद के सेंट्रल हॉल में पार्टी नेताओं की बैठक में सोनिया के नाम का प्रस्ताव रखा। इससे पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने का भी प्रस्ताव रखा गया है ना। और बड़ी खबर आ रही है, नरेंद्र मोदी आज रविवार को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि तृणमूल कांग्रेस शपथ समारोह में हिस्सा नहीं लेगी। उन्होंने कहा कि टीएमसी शपथ समारोह में शामिल नहीं होगी, बल्कि बीजेपी को वोट नहीं देने के लिए वह जनता को धन्यवाद देंगी। यानी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोदी 3.0 सरकार के गठन के पहले यह बड़ा बयान दिया है। ममता बनर्जी ने शनिवार को पार्टी नेताओं के साथ बैठक की और बैठक के बाद पार्टी नेताओं ने ममता बनर्जी को फिर से पार्टी का चेयरपर्सन चुन लिया है। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने यह दावा किया कि यह सरकार लंबे समय तक नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि अगले आने वाले दिनों में बीजेपी के कई नेता पार्टी छोड़ेंगे क्योंकि वे मोदी से खुश नहीं है। ममता बनर्जी ने इस तरह की बात कही है ना। और लोकसभा चुनाव में जनता ने अपने मतदान से बीजेपी को दिया करारा जवाब, मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बात कही। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद 8 जून को पहली बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में इस साल के लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी के बेहतर प्रदर्शन के लिए सभी का आभार जताया है। वहीं बड़ी खबर है, अयोध्या जीते सपा सांसद ने कहा यहाँ मोदी जी भी हारते। चर्चा तो पीएम नरेंद्र मोदी के अयोध्या से चुनाव लड़ने की हो रही थी। हम भी खुश थे कि अब अच्छा समय आएगा कि मोदी जी यहाँ से चुनाव लड़े। हम जानते थे कि जनता मेरे साथ है, इस बार पीएम भी अयोध्या से लड़ते तो चुनाव हार जाते। ये हैं अवधेश प्रसाद, अयोध्या के नए सांसद। सपा से चुनाव लड़ते हुए इन्होंने भाजपा को हरा दिया। अखिलेश यादव विधानसभा सीट छोड़ेंगे, अब दिल्ली की राजनीति करेंगे। 36 सांसदों से मीटिंग के बाद ये ऐलान कर दिया गया है। कन्नौज से सांसद का चुनाव जीतने के बाद अखिलेश यादव ने अपनी विधानसभा करहल को छोड़ने का निर्णय लिया है। इसकी घोषणा उन्होंने सांसदों से मीटिंग के बाद शनिवार को लखनऊ में की। यानी अब अखिलेश दिल्ली की राजनीति करेंगे। महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है, मनोज जरांगे फिर आमरण अनशन पर बैठे। बोले कि इस बार मराठा आरक्षण नहीं मिला तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। मराठा आरक्षण की मांग का मुद्दा एक बार फिर उठ गया है। मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे फिर से आमरण अनशन पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम आने वाले विधानसभा चुनाव में सभी 288 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे और इसमें सभी जाति और धर्म के उम्मीदवार शामिल होंगे। 20 साल बाद बिहार से फिर उठी रेल मंत्रालय की मांग। कभी रातों रात लालू ने पासवान से छीन लिया था रेलवे, नीतीश को भी इस्तीफा देना पड़ा था। दरअसल एनडीए के समर्थन से कार्यवाहक पीएम नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार सरकार गठन का दावा पेश किया। अब दिल्ली में लगातार सहयोगियों के बीच कैबिनेट बंटवारे को लेकर भी मीटिंग्स का दौर जारी रहा। आज शपथ
शपथ ग्रहण समारोह भी होगा। लेकिन इन सब माथापच्ची के बीच एक मंत्रालय को लेकर बिहार में बयानबाजी तेज हो गई है। सियासी गलियारों में चल रही अटकलों की माने तो रेल मंत्रालय पर जदयू के साथ साथ चिराग पासवान भी अपना दावा जता रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है, हिट या फ्लॉप रही राहुल गांधी की मेहनत, भारत जोड़ो यात्रा के रूट में कहां जीते, कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहा, आइए आपको थोड़ी जानकारी बताते हैं। वायनाड और रायबरेली से अपनी लोकसभा सीट जीतने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव से पहले 2 विशाल भारत जोड़ो यात्रा को अंजाम दिया था और अब जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए तो ऐसा लग रहा है कि उनकी ये यात्रा सफल ही रही। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक राहुल गांधी ने जिन लोकसभा सीटों से अपनी यात्रा के दौरान उनकी यात्रा गुजरी, उनमें से 41 सीटों पर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल जीतने में कामयाब रहे हैं। और बड़ी खबर आ रही है किसान भाइयों के लिए राजस्थान से। राजस्थान सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि की राशि में बढ़ोतरी कर दी है। अब किसान भाइयों को सालाना 8,000 रुपए मिलेंगे। राजस्थान सरकार ने शनिवार को पीएम किसान सम्मान निधि योजना में 2,000 रुपए की बढ़ोतरी की घोषणा कर दी। इससे राज्य में किसानों को मिलने वाली वार्षिक राशि बढ़कर 8,000 रुपए हो गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ट्विटर पर यह जानकारी शेयर की। उन्होंने कहा कि अब राजस्थान सरकार 8,000 रुपए देगी। पहले किसान भाइयों को सालाना 6,000 रुपए की राशि मिल रही थी, वो अब 8,000 रुपए हो गई है। वहीं बड़ी खबर, चंडीगढ़ सीआईएसएफ जवान के समर्थन में पंजाब किसान कांग्रेस अध्यक्ष बोले कुलविंदर कौर को फंसाया जा रहा है, प्रधानमंत्री संसद में दें जवाब। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना को थप्पड़ मारने के मामले में पंजाब किसान कांग्रेस के अध्यक्ष किरणजीत सिंह संधू सीआईएसएफ की महिला जवान कुलविंदर कौर के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने मांग की है कि कंगना रनौत और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की संसद में जवाब देना चाहिए कि कंगना ने सिखों को आतंकवादी और अलगाववादी कहा है। कंगना को थप्पड़ मारने वाली कुलविंदर कौर बोली, मां की इज्जत पर ऐसी हजारों नौकरियां कुर्बान, मुझे नौकरी का दोष ना दें। कुलविंदर ने कहा कि जब बात स्वाभिमान की हो तो नौकरी, तख्त और ताज नहीं देखे जाते। बीजेपी की नवनिर्वाचित सांसद कंगना रनौत को कथित थप्पड़ मारने का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। वहीं कैश, नौकरी, कानूनी मदद और सम्मान, कंगना रनौत को थप्पड़ जड़ने वाली कुलविंदर कौर को देश और विदेश से नौकरियों के ऑफर भी मिल रहे हैं। और बड़ी खबर आ रही है राजधानी दिल्ली को लेकर। दिल्ली में 3 दिन लू का येलो अलर्ट है। रविवार से ही रवि दिखाएगा तेवर, धूल भरी आंधियां भी चलेगी, पारा 45 डिग्री के पार जा सकता है ना। और राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है भूकंप को लेकर। राजस्थान में तेज भूकंप के झटके महसूस हुए। राजस्थान के सीकर में रात करीब 12 बजे 10 सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस हुए। लोग घरों से बाहर निकल आए। 3.9 इसकी तीव्रता बताई गई। शेखावाटी के सीकर जिले में शनिवार रात करीब 11:47 पर अचानक भूकंप के झटके आने लगे। लोगों ने 10 सेकंड तक भूकंप के इस कंपन को महसूस किया। और मोदी के फिर पीएम चुने जाने से खौफ में पाकिस्तान करने लगा शांति की बात। नरेंद्र मोदी के एक बार फिर पीएम चुने जाने के बाद पाकिस्तान ने टिप्पणी की। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता बलूच ने भारत से कहा कि हमें उम्मीद है कि भारत दोनों देशों की जनता के फायदों का ख्याल करते हुए शांति बनाए रखेगा और लंबे समय से चले आ रहे विवादों को दूर करने के लिए कदम उठाएगा। सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी ये बड़ी खबर है। सरकारी कर्मचारी फिर बनेंगे भाजपा सरकार के लिए मुसीबत। ओपीएस को लेकर सड़कों पर उतरने का फैसला। 1 जुलाई से आंदोलन शुरू होने वाला है। हरियाणा में लोकसभा की 5 सीटें हारने के बाद भाजपा पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई है और इसका सबसे बड़ा कारण कर्मचारी वर्ग की नाराजगी भी है। अब ये कर्मचारी विधानसभा चुनाव से पहले अपनी मांगों को मनवाने के लिए आंदोलन तेज करने जा रहे हैं। हरियाणा में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, इसलिए कर्मचारी सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं और इसको देखते हुए प्रदेश में पेंशन आंदोलन फिर से तेज होने जा रहा है। पेंशन बहाली संघर्ष समिति 1 जुलाई से 10 अगस्त के बीच प्रदेश के सभी जिलों में ओपीएस यानी पुरानी पेंशन योजना सम्मेलन करेगी और जिलों में पेंशन आक्रोश मार्च भी निकालेगी और 1 सितंबर को पंचकुला में रैली निकाली जाएगी। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी किया जाएगा। वहीं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को नया चेयरमैन मिल गया है। हरियाणा सरकार ने असिस्टेंट एडवोकेट जनरल को चेयरमैन बना दिया है। चेयरमैन को शपथ दिलाने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में विभिन्न श्रेणियों में 50,000 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके अलावा युवाओं को ग्रुप डी की नौकरियां भी दी जाएगी। रिजल्ट के 48 घंटे में उत्तर प्रदेश सरकार के भी बड़े एक्शन हुए हैं। 13 जिलों में 16 एनकाउंटर हुए, 61 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं। वहीं जल्द ही वैकेंसी निकालने के भी आदेश दिए गए हैं। लोकसभा चुनाव में सपा को सबसे ज्यादा 37 सीटें मिली और बीजेपी को पिछली बार के आम चुनाव की तुलना में 29 सीटों का नुकसान हुआ। इसके बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार एक्शन में है। रिजल्ट आने के 48 घंटे के अंदर अंदर बड़े फैसले लिए गए। सबसे बड़ा फैसला विभागों में खाली पदों पर नौकरी को लेकर है। सीएम ने अफसरों को इसके लिए सख्त निर्देश दिए हैं। और अमेठी में स्मृति ईरानी क्यों हार गई? लोग बोले 2019 में दीदी बनकर जीत गई, फिर प्रेशर पॉलिटिक्स करने लगी, हारना तो था ही। हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट अमेठी फिर सुर्खियों में। 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को जितने वोट से हराया, 2024 में उससे 3 गुना मार्जिन से खुद हार भी गई। पब्लिक की माने तो 2019 का चुनाव स्मृति दीदी बनकर जीत गई थी, मगर 5 साल में कई दृश्य बदल गए। वहीं दिल्ली में कंफ्यूजन, पंजाब में अधूरे वादों से पिछड़ी आम आदमी पार्टी, ड्रग्स की वजह से मान सरकार से नाराजगी, केजरीवाल की इमेज को भी झटका लगा। दिल्ली में सरकार होने के बावजूद आम आदमी पार्टी लोकसभा की एक भी सीट क्यों नहीं जीत पाई? 1
सवाल लेकिन जवाब कई हैं। एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि कांग्रेस से अलायंस होने के बाद से पार्टी वर्कर कंफ्यूज थे और इसका असर प्रचार पर भी पड़ा। इसी बीच मुख्यमंत्री केजरीवाल जेल चले गए। स्वाति मालीवाल से मारपीट का मामला भी सामने आ गया। सीएसडीएस के डायरेक्टर संजय कुमार तो मानते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार के पीछे कांग्रेस के साथ बेमेल गठबंधन है, बाकी मुद्दे तो बाद में जुड़ते चले गए। यही हाल पंजाब में है। राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार है लेकिन यहाँ सिर्फ 3 सीटें मिली हैं। इसकी वजह भी दिल्ली से जुड़ी है। सीनियर जर्नलिस्ट बलजीत बल्ली कहते हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी को विधानसभा चुनाव में 117 में से 92 सीटें मिली थी। ये बहुमत बदलाव की उम्मीद पर मिला था पर बदलाव आया नहीं। केजरीवाल के जेल जाने से ईमानदार पार्टी की इमेज पर भी डेंट लग गया। हालांकि पंजाब में इस बार आए नतीजे पिछले लोकसभा चुनाव से बेहतर हैं। 2019 में पार्टी को सिर्फ 1 सीट जीतती थी जो इस बार बढ़कर 3 हो गई है। और नीट से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट भी चल रहे हैं। नीट में ग्रेस मार्क को लेकर विवाद, जांच के लिए पैनल गठित हो गया है। 1565 स्टूडेंट्स के अंकों की फिर से जांच होगी। एनटीए ने बोला कि 1 हफ्ते में रिपोर्ट आएगी। केंद्र सरकार ने नीट यूजी में ग्रेस अंक विवाद को फिर से जांचने के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है। ये जानकारी शनिवार को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने दी। एनटीए के डायरेक्टर जनरल सुबोध कुमार सिंह ने बताया कि कमेटी से 1 हफ्ते में रिपोर्ट देने को कहा गया है और इसके बाद ये तय होगा कि अब आगे क्या करना होगा। वहीं नीट यूजी रिजल्ट को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। भोपाल जबलपुर की छात्राओं ने याचिका लगाई। वहीं एनएसयूआई ने सीबीआई जांच की मांग की है। दरअसल देश के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में दाखिले के लिए हुए नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी यूजी नीट यूजी टॉप 13 छात्रों के रोल नंबर है वो आसपास होने के कारण चर्चाओं में है। नीट रिजल्ट में हुआ राज्य के छात्रों के साथ अन्याय, महाराष्ट्र सरकार ने भी आरोप लगाया है। दोबारा परीक्षा की मांग की गई है। देश की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षा नीट यूजी का रिजल्ट जारी होने के बाद से ही लगातार इसमें गड़बड़ी के आरोपों को लेकर विवाद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, महाराष्ट्र में बारिश और बिजली से 1 हफ्ते में 8 लोगों की जानें चली गई हैं। राजस्थान में तूफान से 4 की जान गई। बड़ा खतरनाक वाला अंदर चला था। देश के दक्षिणी राज्यों को कवर करने के बाद छत्तीसगढ़ में शनिवार 8 जून को मानसून की एंट्री भी हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून महाराष्ट्र के दक्षिणी इलाकों, तेलंगाना, दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में दाखिल हो गया है। मौसम विभाग ने बताया कि 11 और 12 जून को गुजरात के कई जिलों में भी गरज के साथ बारिश की संभावना है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। इजराइल हमास से शर्मसार करने वालों की लिस्ट में गाजा में मासूमों की जान चले जाने के बाद यूएन का यह बड़ा फैसला। नेतन्याहू बोले, हमारी सेना में सबसे ज्यादा इंसानियत है। दरअसल इजराइल हमास जंग में अब तक 15,571 बच्चों ने जाने गंवाई है। यूएन ने इजरायली हमलों में हुई इन बच्चों को लेकर दुनिया के लिए इसे शर्मसार माना है। 15,571 बच्चों ने जान गंवाई है और इजराइल को लिस्ट ऑफ शेम में डाल दिया गया है। इजराइल पर लग रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों को देखते हुए यूएन ने उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया है। यानी इजराइल अब उन देशों में शामिल है जो बच्चों को नुकसान पहुंचाता है। को फाउंडर सचिन बंसल ने एथर एनर्जी से एग्जिट कर दिया है। सचिन ने अपनी बाकी बची हुई 7.5% हिस्सेदारी हीरो और जेरोदा के निखिल कामत को बेच दी है। फ्लिपकार्ट के को फाउंडर सचिन बंसल ने इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर कंपनी एथर एनर्जी में अपनी बाकी बची हुई 7.5% हिस्सेदारी बेच दी है। यानी अब उनकी एथर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड में कोई हिस्सेदारी नहीं बची। भारत ने मई में 722 करोड़ रुपए का सोना खरीदा है। पूरी दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा खरीदार है। स्विट्जरलैंड इसमें टॉप पर है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने मई में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सोना खरीदार रहा। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक बीते माह भारत ने करीब 722 करोड़ रुपए का सोना खरीदा। सिर्फ स्विट्जरलैंड और चीन ने भारत से ज्यादा गोल्ड खरीदा है। जीतू बोले, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार की जिम्मेदारी मेरी, पार्टी में होंगे बड़े बदलाव। भाजपा ने कहा पहले ही दे देना था इस्तीफा। यानी मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक बार फिर कहा कि प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हार की जिम्मेदारी मेरी है। कमियां कैसे दूर हो, समन्वय कैसे बने, हम सब एक साथ कैसे रहें, इस पर काम होगा। टीवीएस ने 45,000 iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर को वापस बुलाया। चेचिस ब्रिज ट्यूब में खराबी के कारण इन्हें रिकॉल किया गया है। फ्री में कंपनी पार्ट्स बदलेगी। टीवीएस मोटर ने अपने पॉपुलर इलेक्ट्रिक स्कूटर iQube के लिए रिकॉल जारी किया है। कंपनी के इस रिकॉल में 10 जुलाई से 9 सितंबर 2023 के बीच बनाए गए इलेक्ट्रिक स्कूटर शामिल हैं। लगभग 45,000 स्कूटर के आसपास हैं जिनको वापस बुलाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बड़ी खबर, राजस्थान में कॉलेजों में एडमिशन की पॉलिसी में बड़ा बदलाव। लड़कियों को लेकर सरकार ने लिया नया फैसला। सरकार की ओर से इस बार एडमिशन पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया गया है। इस बार छात्राओं को 3% बोनस अंक दिए जाएंगे। साथ ही सेल्फ डिफेंस ब्लैक बेल्ट हासिल कर चुकी छात्राओं को 5% बोनस अंक देने का भी फैसला लिया है। वहीं टीएसपी क्षेत्र में कॉलेजों में न्यूनतम स्टूडेंट की संख्या में 25% तक की छूट दी गई है। इसके साथ ही गरीब स्टूडेंट को फ्री शिक्षा देने का फैसला भी लिया गया है। जबकि पाक विस्थापितों को भी प्रायोरिटी पर एडमिशन देने के लिए स्पेशल कोटा बनाया गया। 10 जून से एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होगी। कॉलेज एडमिशन पॉलिसी में बहुत बड़े बदलाव हुए हैं। रिजर्व सीटों में अब राजस्थान पुलिस कर्मचारियों के बच्चों को भी जगह मिलेगी, है ना। और राजस्थान में केजी से पीजी तक पढ़ाई फ्री। भजनलाल सरकार इस दिन से करने जा रही योजना लागू। राजस्थान में भजनलाल सरकार बजट सत्र में घोषित मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन
उड़ान योजना लागू करने जा रही है और इसके तहत वंचित वर्गों के बच्चों को केजी से लेकर पीजी तक फ्री शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। भजनलाल सरकार ने इस योजना को 1 जुलाई से लागू करने का प्लान बनाया है ना। और राजस्थान में सरकारी नौकरियों की भी बम्पर वैकेंसी निकलने वाली है। सीएम भजनलाल ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की और सरकारी नौकरियों में भर्ती को लेकर समीक्षा और जरूरी निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि लंबे समय से अटकी हुई भर्तियों को जल्द पूरा किया जाए। अधिकारियों से कहा कि आपको भलाई करने का अवसर मिला है, युवाओं का विशेष ध्यान रखा जाए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि 9 जून को दिल्ली में होने वाले पीएम नरेंद्र मोदी के शपथ समारोह में शामिल रहूंगा। साथ ही मंत्रिमंडल के सहयोगी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र समेत सभी सीमावर्ती राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ जल्द ही अलग अलग बैठकें करके राज्यों के सहयोग से पूरे किए जाने वाले प्रोजेक्ट को पूरा करने का काम किया जाएगा और इसके लिए जल्द ही बैठकों का दौर शुरू होने वाला है। मध्य प्रदेश में 23 से 25 जून तक चलेगा पल्स पोलियो अभियान। 0 से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। एमपी के सीहोर में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। 13 अक्टूबर तक 57,000 स्मार्ट मीटर लगाए जाने का टारगेट है। यानी मध्य प्रदेश में अब घर घर लगेंगे बिजली के स्मार्ट मीटर। मोबाइल की तरह बैलेंस रखना होगा। डोर टू डोर जो रीडिंग लेने का भी काम है वो बंद हो जाएगा। मध्य प्रदेश के भोपाल सहित 10 जिलों के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। जल्द ही बिजली का मीटर आपके मोबाइल से कनेक्ट हो जाएगा और इससे ये पता चलेगा कि आपके घर या दुकान में इस बार कितनी बिजली की खपत हुई है और कितना बिल इस महीने आएगा। और यही नहीं, आप मोबाइल रिचार्ज की तरह मीटर को भी रिचार्ज करा पाएंगे। इस तरह की व्यवस्थाएं होने वाली हैं। जो आपके घर पे रीडिंग लेने आते हैं, ऐसा काम जो है वो बंद हो जाएगा, है ना। और आयुष्मान कार्ड से होगा आप गंभीर बीमारी का भी इलाज। मध्य प्रदेश से जुड़ा अपडेट है। नए पैकेज में 600 और बीमारियों को जोड़ा गया है ना। और मध्य प्रदेश में निजी विद्यालयों द्वारा विद्यार्थियों के अभिभावकों से वसूली जाने वाली फीस के स्ट्रक्चर का ब्यौरा देने में आनाकानी की जा रही है। इसके साथ ही शासन से समय की भी मांग की जा रही है। इसके चलते स्कूल शिक्षा विभाग ने 15 दिन का और समय स्कूल संचालकों को दिया है। 24 जून तक पोर्टल पर फीस स्ट्रक्चर और अन्य जानकारी अपलोड करने के लिए कहा है। छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं से भरी हुई बस उत्तर प्रदेश में पलटी खा गई। 3 श्रद्धालुओं की जान चली गई है। ड्राइवर को जबकि आने से यह हादसा हो गया। छत्तीसगढ़ के 65 श्रद्धालुओं से भरी हुई बस उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गहरे गड्ढे में गिर गई। इस हादसे में एक महिला और बच्ची समेत 3 लोगों की जानें चली गई हैं, जबकि 35 लोग घायल बताए जा रहे हैं। यह हादसा शनिवार सुबह 3 बजे नसीरपुर थाना क्षेत्र में हुआ। छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री। सुकमा के रास्ते तय समय से पहले मानसून पहुंच गया है। बस्तर संभाग में अगले 5 दिन बारिश की चेतावनी है। छत्तीसगढ़ में आरक्षण विवाद सुलझाने के लिए सरकार ने समिति बनाई है। 5 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष मंत्री नेताम होंगे। 2 साल में रिपोर्ट देनी होगी। अभी 58% आरक्षण है। कमेटी SC ST और OBC वर्ग के आरक्षण पर राज्य सरकार को अपना सुझाव देगी। वहीं उत्तर प्रदेश से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। झांसी के सिंचाई विभाग में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। विभाग के सरकारी चपरासी की मौत के बाद उसकी 3 पत्नियां अनुकंपा नौकरी मांगने पहुंच गई। तीनों ने खुद को पहली पत्नी बताते हुए दस्तावेज भी जमा कर दिए और अब 3 पत्नियों के इस दावे से अफसर भी हैरान है। फिलहाल पूरे मामले की गहराई से जांच की जा रही है ना। और उत्तर प्रदेश से जुड़ा अपडेट। ग्रीन कोल प्रोजेक्ट पर यूपी सरकार करेगी फोकस। कचरे से बिजली बनाने के लिए नोएडा में प्लांट लगेगा। प्रतिदिन 200 टन ग्रीन कोल और 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा, है ना। और लखनऊ में संविदा चालकों की भर्ती होगी। चारबाग, अवध, केसरबाग और रायबरेली डिपो के लिए आवेदन मांगे गए हैं। खतौनी को लेकर सीएम योगी का महत्वपूर्ण आदेश। 10 में काम पूरा हो गया। 13 जिलों को दिसंबर तक का समय दिया गया। इनमें 4 ने 100% रियल टाइम खतौनी पूर्ण कर लिया, है ना। और नोएडा में 10वीं मंजिल से गिरकर एक मजदूर की जान चली गई। बीम बांधने का काम कर रहा था, पैर फिसलने से हादसा हो गया। फिलहाल बिहार में गर्मी से राहत नहीं मिलेगी, इसे अपडेट्स आ रहे हैं। 31 जिलों में गर्म दिन की संभावना। 13 से 15 जून के बीच मानसून की एंट्री होने का अनुमान जताया जा रहा है। झारखंड में 11 जून तक हीट वेव का येलो अलर्ट है। पलामू, चतरा और लातेहार में गर्मी से अभी राहत नहीं। पंजाब में मोदी और शाह का स्ट्राइक रेट 0। 5 रैलियां की लेकिन सभी लोकसभा सीट हारे। राहुल प्रियंका 6 जगह गए, 5 में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। चंडीगढ़ में मरीज से डॉक्टर और स्टाफ करेंगे हिंदी में बात। PGI निदेशक ने सर्कुलर जारी किया है। साइन बोर्ड भी हिंदी में रहेगा। यानी चंडीगढ़ PGI में अब मरीज को डॉक्टर या फिर स्टाफ से बात करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब डॉक्टर और स्टाफ सभी मरीज के साथ हिंदी में बात करेंगे, है ना। और हरियाणा में प्रॉपर्टी ID और PPP की समीक्षा की जाएगी। लोकसभा चुनाव में ये सबसे बड़ा मुद्दा था। चंडीगढ़ नगर निगम की बैठक 11 जून को। सांसद मनीष तिवारी पहली बार शिरकत करेंगे। 20 मुद्दों पर बातचीत होने के अपडेट्स हैं। हिमाचल प्रदेश में 15 जून तक प्री मानसून की बौछारें। 20 से 22 तक बरसात की एंट्री। व्यापारियों से जुड़ी महत्वपूर्ण बड़ी खबर है। पान मसाला और तंबाकू निर्माता कंपनियों को टैक्स चोरी में होगी मुश्किल। GSTN ने कदम उठाया। GST नेटवर्क ने पान मसाला और तंबाकू उत्पादों के निर्माताओं के लिए एक विशेष फॉर्म जारी किया है, जिसमें उन्हें कर चोरी रोकने के लिए कर अधिकारियों के पास खरीदे गए इनपुट और आउटपुट की रिपोर्ट देनी होगी। 12 जून को सीएम पद की शपथ लेंगे चंद्रबाबू नायडू। PM मोदी भी शामिल होंगे। एलन मस्क की बधाई पर PM मोदी का भी रिप्लाई आया। अच्छे कारोबारी माहौल का आश्वासन दिया। CBSE कक्षा 10वीं और 12वीं
एसएससी सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए डेट शीट जारी हो गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए सप्लीमेंट्री एग्जाम की जो तारीख है वो जारी कर दी है। दिल्ली में बढ़ेगा जल संकट, बीजेपी का सवाल। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जल संकट और गहरा सकता है। दिल्ली के मंत्री आतिशी के बयानों से ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं। आतिशी ने दिल्ली में गहराए जल संकट के लिए हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहराया। वहीं भाजपा ने केजरीवाल सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए सवाल किया कि वजीराबाद में बीते 7 से 8 वर्षों के दौरान गाद क्यों नहीं निकाली गई। इसके साथ ही बीजेपी ने इस मसले पर चर्चा कराने के लिए विधानसभा का सत्र बुलाने की भी मांग की है। हेमंत सोरेन से जुड़े जमीन घोटाले में जेएमएम नेता अंतु सहित 10 पर चार्जशीट। खाने लायक नहीं बड़े ब्रांड के मसाले जांच में फेल हो गए, अब एक्शन में है सरकार। राजस्थान स्वास्थ्य विभाग की जांच में बड़ी मात्रा में ऐसे मसाले पाए गए हैं जिनमें कीटनाशक की मात्रा मानक से ज्यादा पाई गई है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग द्वारा पिछले कई दिनों से प्रदेश भर में मसालों की गुणवत्ता जांचने के लिए अभियान चलाया गया था। कर्नाटक में अगले 120 घंटे होगी झमाझम बारिश। महाराष्ट्र और ओडिशा में मानसून पहुंच रहा है। हैदराबाद में शुरू हुआ मछली प्रसादम का वितरण दमा रोगियों के लिए वरदान बताया जाता है। दमा रोगियों से जुड़ी यह बड़ी खबर हो सकती है। अस्थमा और अन्य श्वास संबंधी बीमारियों में कारगर साबित होने वाले बथिनी परिवार के लोकप्रिय मछली प्रसादम का वितरण शनिवार से शुरू किया गया। नामपल्ली के प्रदर्शनी मैदान में बथनी घोड़ परिवार द्वारा आयोजित इस वार्षिक कार्यक्रम का उद्घाटन तेलंगाना के परिवहन मंत्री पूनम प्रभाकर और विधानसभा अध्यक्ष गद्दाम प्रसाद कुमार ने किया। बथनी घोड़ परिवार का दावा है कि वे पिछले 178 सालों से मछली की दवा मुफ्त में बांट रहे हैं। हर्बल दवा का गुप्त फॉर्मूला 1845 में एक संत ने उनके पूर्वजों को दिया था, जिसमें उनसे शपथ ली गई थी कि यह दवा फ्री में दी जाएगी। यानी ये कोई दमा की दवा है जो देते हैं। 150 सालों से इनके पारंपरिक परिवार ये सब काम करता आ रहा है। दवा फ्री में दी जाती है। लोगों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए काम कर रहे कुछ समूह ने मछली की दवा को धोखाधड़ी भी बताया और इसको लेकर कोर्ट में भी गए। विरोध जताने वालों ने दावा किया था कि हर्बल पेस्ट में भारी धातुएं हैं जो गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकती हैं। लेकिन वहीं इस पर गौड़ परिवार ने दावा किया कि अदालत के आदेश के अनुसार प्रयोगशालाओं में किए गए परीक्षणों से भी यह पता चला कि हर्बल पेस्ट सुरक्षित है। और इसके बाद फिर गौड़ परिवार ने इस दवाई का नाम मछली प्रसादम कहना शुरू कर दिया था। गूगल करके आप इसके बारे में और डिटेल जानकारी देख सकते हैं। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, पहली बार जिरीबाम में कर्फ्यू लागू कर दिया गया। मैतई समाज के 70 घर फूंक दिए गए। मणिपुर के जिरीबाम जिले में दो समुदाय के बीच बढ़ती हिंसा को देखते हुए शनिवार को जिला प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया। मध्य प्रदेश में लगेगा देश का सबसे बड़ा एथेन क्रैकर प्लांट, 20,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। महाकाल की नगरी में अब जड़ी बूटी वाला रथ, 18 गाँव में हर दिन वैद्य जाएंगे, फ्री दवा देंगे। उत्तर प्रदेश से जुड़ा अपडेट आ रहा है। चुनाव खत्म, अब 60,000 सिपाही भर्ती की परीक्षा करवाने जा रही योगी सरकार। तैयारियां तेज हो गई हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़ा अपडेट है। 600 रुपए में विदेशी श्रद्धालु भी कर सकेंगे सुगम दर्शन। वेबसाइट पर नई व्यवस्था शुरू हुई है। एमपी के सभी नेशनल पार्क 30 जून से बंद हो जाएंगे। 3 महीने बाद ही कर सकेंगे सफारी। एमपी के टाइगर रिजर्व में मानसून ब्रेक लगने वाला है। 30 जून के बाद टाइगर रिजर्व में 3 महीनों के लिए एंट्री बंद हो जाएगी। हाईवे से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट भी आ रहा है। अब टोल प्लाजा पर नहीं मिलेगा बैरियर। नई सरकार में कार चलाने वालों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। एनएचएआई ने बिना रुके टोल कलेक्शन करने के लिए दुनिया भर की नई टेक्नोलॉजी वाली कंपनियों से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मंगाया है और इसका मकसद होगा इलेक्ट्रॉनिक टोल वसूली सिस्टम बनाना जो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम पर बेस्ड होगा। यानी टोल प्लाजा पर अभी हम थोड़ा सा रुकते हैं, फास्टैग वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो रुकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और नई टेक्नोलॉजी आने वाली है। फास्टैग से सैटेलाइट काटेगा पैसा, है ना। और चुनाव खत्म होते ही मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, लाडली बहना योजना में होगा बदलाव। पंजाब के स्कूल टीचर्स के लिए भी जरूरी खबर आई है। ट्रांसफर का सारा काम ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। अयोध्या में बनेगा असम का अतिथि भवन। 1 लाख भक्त करेंगे सरकारी खर्चे पर रामलला के दर्शन। नई एनडीए सरकार बनने के बाद बुजुर्गों को बड़ा फायदा मिलेगा। 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज। दरअसल चुनाव से पहले घोषणा पत्र में बीजेपी ने आयुष्मान भारत योजना में 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को भी शामिल करने का वादा किया था। वहीं उत्तर प्रदेश में पेपर लीक रोकने के लिए योगी सरकार नया कानून लाएगी। योगी आदित्यनाथ इस पर अब सख्त हो गए। यूपी के कई कॉलोनाइजर्स पर भी कड़ा एक्शन लिया गया। अवैध निर्माण पर योगी सरकार का बुलडोजर चलना शुरू हो गया। रेलवे से जुड़ा अपडेट आ रहा है। 1 जुलाई से पुराने नंबरों से चलेंगी ट्रेनें। कोविड स्पेशल का दर्जा खत्म हो जाएगा। 30% तक बढ़ा हुआ किराया वापस। बिहार से जुड़ी बड़ी खबर है। नीतीश सरकार के परिमार्जन पोर्टल से अब आप घर बैठे ही दुरुस्त कर पाएंगे जमीन के दस्तावेज। पूरी प्रक्रिया और डिटेल बहुत आसान कर दी गई है। यदि आपकी भी जमीन के दस्तावेज में डिजिटाइजेशन के दौरान कुछ गलतियां हो गई है तो परेशान होने की जरूरत नहीं। गलतियों के सुधार के लिए परिमार्जन प्लस पोर्टल लॉन्च किया गया है और इसके जरिए आप दस्तावेजों में कुछ गलतियां जैसे नाम, पिता का नाम, पता, खाता, खेसरा, घर बैठे आप ऑनलाइन सुधार कर पाएंगे, है ना। और चीन से आई एक बड़ी खबर और सोना हो गया धड़ाम। इन्वेस्टमेंट करने वालों के लिए मुसीबतें बढ़ सकती हैं। सोने और चांदी की कीमतों में भी पिछले कुछ समय से लगातार तेजी देखी गई और इसका असर यह हुआ कि दोनों ही कीमती धातुएं चढ़कर लाइफ टाइम हाई पर भी पहुंच गई। गिरावट का एक बड़ा कारण यह भी माना जा रहा है कि चीन के केंद्रीय बैंक की तरफ से सोने की खरीद बंद करना। दरअसल चीन का सेंट्रल बैंक पिछले 18
महीने से लगातार सोने की खरीदारी कर रहा था, लेकिन मई में उसकी तरफ से सोने की खरीद को बंद कर दिया गया है ना। और पेरिस जा रही एयर कनाडा की फ्लाइट में बीच आसमान आग लग गई। 402 लोगों की जानें आफत में आ गई। इंजन से आग निकलने लगी थी। ग्राउंड पर इमरजेंसी टीम को संकेत मिला। गनीमत है कि किसी के हताहत होने या घायल होने की सूचना नहीं मिली। सभी लोग सुरक्षित रहे। इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है ना। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। शनिवार और रविवार को खबरों में थोड़ी सी कमी रहती है, फिर भी अपडेट्स पूरे हम लाने का प्रयास करते हैं। बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो हमारे इस प्रयास को आप लाइक का बटन दबाकर जरूर सपोर्ट कीजिएगा। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों और मित्रों के साथ, जान पहचान और अपने यार दोस्तों के साथ भी फेसबुक और व्हाट्सएप पर एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम अच्छी अच्छी खबरें आप लोगों के लिए लाते रहें, है ना। और एक और नई जानकारी नए वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।